हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के संधि काल में कथा सम्राट प्रेमचंद का आविर्भाव हुआ। उस समय गुलाम भारत के राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक विसंगतमयी, अस्त व्यस्त परिदृश्य का मानचित्र अंग्रेजी साम्राज्यवादी शोषण नीतियों से और ज्यादा दयनीय होकर बिखर चुका था। और यही कारण है कि 1905 ईस्वी में रूसी क्रांति के पश्चात समस्त एशिया के साथ साथ भारतीय जन आंदोलन भी जागरूकता व विद्रोह की नई लहरों से उद्वेलित हो उठा। उसी समय उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में देश प्रेम नामक छोटी छोटी कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें 5 छोटी छोटी कहानियां संग्रहित थी। देश प्रेम की भावना इन पृष्ठों में सांसें ले रही थी। और उन कहानियों के लेखक कौन थे? वो थे प्रेमचंद। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का सूत्रपात इसी प्रकार से हुआ, जिसका वास्तविक विकास प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात सन 1919 से लेकर 1959 के बीच हुआ। साम्राज्यवादी शोषण के साथ साथ जमींदारों व महाजनों की क्रूर नीतियों से जनसाधारण की जो चेतना थी वो बिल्कुल कुंद हो चुकी थी और उनके अंदर क्रांति के शौल्य जो थे वो भड़कने को आतुर थे। उत्तर प्रदेश के हिंदू अधिवासी के रूप में प्रेमचंद ने पहले उर्दू में और फिर हिंदी में अपना लेखन कार्य शुरू किया और 10,000 पृष्ठों में साहित्य रचना कर 200 कहानियां व 10 उपन्यासों के वे लेखक बने। दोस्तों, आज हम इन्हीं महान लेखक की कहानी कला के विविध आयामों पर चर्चा करेंगे। वैसे तो ये बात तो है ही कि प्रेमचंद के विषय में कुछ भी बोलना या उनके कहानी कला के विविध आयामों पर चर्चा करना ऐसा है जैसे कि हम सूर्य को रोशनी दिखा रहे हों। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि हम प्रेमचंद की कहानी कला के विविध आयामों को आपके साथ मैं विस्तार पूर्वक उनकी चर्चा कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं प्रेमचंद की कहानी कला के विविध आयाम। दोस्तों, प्रेमचंद के अमूल्य योगदान से ही आज का जो कहानी विधा, विषय, कथ्य स्वरूप, आदर्श व शिल्प की दृष्टि से नए नए आयामों को आत्मसात करती हुई संतोषजनक पड़ाव तय करती हुई विकास की मंजिल तक पहुंचने में सक्षम हो चुकी है। यानी कि जो भी आजकल कहानियां लिखी जाती हैं उन सब पर आप देखेंगे कि प्रेमचंद की कहानियों की छाप हमें देखने को मिलती है। इनकी सार्थक कहानी कला के विषय में एक आलोचक कथन है: ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, चरित्र व व्यक्तिगत स्तरों तक फैले प्रेमचंद की भाव पक्ष की विविधता व गहनता इसकी कलात्मकता व साहित्यिक महत्ता ही की द्योतक है। विषय की व्यापकता, चरित्र चित्रण की सूक्ष्मता, सशक्त संवाद, सजीव वातावरण, भाषा की गंभीरता, प्रभावमयी शैली व लोक संग्रह भावना की दृष्टि से प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं वो बिल्कुल अद्वितीय हैं। पंच परमेश्वर देख लीजिएगा आप, आत्माराम, बड़े घर की बेटी, या फिर शतरंज के खिलाड़ी है, नशा है, उनकी ठाकुर का कुआं, पूस की रात व कफन, ये जितनी भी उन्होंने कहानियां लिखी हैं ये सभी कहानियां विश्व की श्रेष्ठ कहानियों की पंक्ति में खड़े होने के योग्य हैं। यानी कि ये विश्व की श्रेष्ठ कहानियों में से आती हैं। जीवन के अनुभवों ने प्रेमचंद को सिखाया कि सिद्धांतों की अपेक्षा मनुष्य अधिक आदरणीय है। यानी कि इनकी कहानियों में आपको मनुष्य की भावनाओं को एकदम आप निकट से महसूस कर पाएंगे। इसी तथ्य को आत्मसात कर प्रेमचंद ने मनुष्य के अंतः और बाहरी विविध पहलुओं को समसामयिक विषय स्थितियों में देखा, फिर उनको परखा और फिर जब वो गहरे उस तक पहुंच गए उसके पश्चात उन्होंने कहानी कला के सांचे में उसको ढाला और जिसका निखरा सजा संवरा रूप कुछ तत्वों में उल्लेखनीय है उसका वर्णन हम विस्तार पूर्वक करते हैं। उसमें पहला था उन्होंने जीवन का यथार्थ अंकन। यानी कि प्रेमचंद की आप जितनी भी कहानियां पढ़ेंगे तो उसमें आप महसूस करेंगे कि वो कहानी ऐसा लगता है जैसे हमारे आसपास इर्द गिर्द, या हो सकता है हमारी कहानियों से हमारी अपनी जो जीवन दैनिक दिनचर्या है उससे ही मिलती जुलती है। प्रेमचंद साहित्य को साहित्य का केंद्र बिंदु और मानव जीवन की आलोचना माना जाता है।
साहित्य में प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि वह जीवन की सच्चाइयों का दर्पण हो। जिस साहित्य में जीवन को जितने अधिक निकट से दिखाया जाता है वह साहित्य उतना ही श्रेष्ठ होता है। तत्कालीन उच्च कोटि की साहित्यिक कथाओं, शैली की विशिष्टता, कौतूहल, नाटकीयता, चरित्र व भावों के कुशल अंकन के बावजूद साहित्यिकता दृष्टि से घटना वैचित्र्य, यथार्थवाद व मनुष्यता का भाव का अंकन प्रेमचंद ने अपने कहानी कला लेख में सशक्त ढंग से किया है। प्रेमचंद से पहले जितने भी साहित्यकार थे उन्होंने क्या करा था, अपने साहित्य में मनमोहक एक कल्पना की और फिर उसकी सृष्टि बांधकर उसको तिलस्म, जितना भी साहित्य था वो तिलस्म साहित्य की तरह उन्होंने बनाने की कोशिश की। आप चाहे फिसाना अजायब की दास्तान देख लीजिए, कहीं दोस्ताने ख्याल की तो कहीं चंद्रकांता संतति की। इन आख्यानों में आप घटना वैचित्री के कारण मनोरंजन तो देखने को मिलेगा आपको, लेकिन हमारे जो प्रेम रस की तृप्ति है उस रस की कमी इन साहित्य में देखने को मिलती है, जो कि आज का शिक्षित रुचि साहित्य खोजता है। वैसे भी स्वाभाविकता से दूर कला अपना आनंद खो देती है। कब तक आप तिलस्म करके कहानियों को लिखते रहेंगे? कहीं तो आपकी कहानियों में सच्चाइयां हो, नहीं तो फिर वो कला जो कहानी है अपना आनंद खो देती है, क्योंकि इसमें मनुष्य मर्म को स्पर्श करने की कोई शक्ति ही नहीं है। जबकि प्रेमचंद ने यथार्थवाद, मानवतावाद, मानविक संवेदना व मनोविज्ञान का दामन पकड़कर जनता के मर्म को, जनता की अंदर तक उन्होंने उसको गहराई से जाना और उसको स्पर्श करा और फिर उसे अपनी कहानियों में उकेरा। आप उनकी कहानी कफन, पूस की रात, जुर्माना, सदगति, नशा, ये सब इसी दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय हैं। उनकी कहानी का अगला महत्वपूर्ण तत्व था सौंदर्यवाद व उपयोगितावाद। आधुनिक कला के स्वरूप पर प्रेमचंद ने अत्यंत सारगर्भित विचार व्यक्त किए हैं। उनका कहना है कि मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि मैं उन चीजों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला पर तोलता हूँ। निसंदेह कला उद्देश्य सौहार्द पुष्टि करना है। साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। उसका लक्ष्य केवल महफिल सजाना व मनोरंजन के साधन जुटाने नहीं, बल्कि वह देशभक्ति, राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं, अपितु उनके आगे मशाल दिखाती सच्चाई है। प्रभुत्व, अन्याय, आत्मसर्वस्वता के विरुद्ध मानव के मन में जो भी विद्रोह जल उठता है, उसी को साहित्य में होना ही असली साहित्य है। लेखक का क्या काम है कि उस विद्रोह को वो जन भाषा के रूप में, जन साधारण की भाषा के रूप में रूपांतरित करे और फिर जन साधारण की कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य सार हो, सृजन की प्रेरणा हो और जो हम में गति व संघर्ष बेचैनी पैदा करे, ना कि हम साहित्य पढ़ते हुए सो जाए। ऐसा साहित्य श्रेष्ठ साहित्य नहीं होगा। फिर सौंदर्यानुभूति, साहित्य व कला के प्रति उपयोगी दृष्टि, कर्मशीलता का संदेश व सुप्त चेतना में जागरूकता का एहसास जगाना, ये सभी विशेषताएं प्रेमचंद की कहानी कला में अत्यंत मुखर हुई हैं। प्रेमचंद साहित्य का ध्येय था सामान्य लोक हित चिंतन। अगला उनकी कहानियों का महत्वपूर्ण तत्व क्या था? जब वो अपना साहित्य लिखते थे, मानवीय धरातल पर आदर्श व यथार्थ की परिकल्पना। इस संदर्भ में प्रेमचंद का यह कहना कितना अर्थ गर्भित व सटीक है। दोस्तों, सूखी रोटियां सोने के थैलों में परोस देने से पूरियां नहीं बन जाती, रहेंगी तो वो सूखी रोटियां। यानी कि जीवन में जो कुछ सत्य, शिव, सुंदर है उसी को दर्शाना साहित्य का मुख्य उद्देश्य रहा, पर यथार्थ चित्रण हेतु साहित्य की उपयोगिता को तिरस्कृत नहीं किया। प्रेमचंद का आदर्शवाद मानवतावाद से परिचालित था ताकि दुखी, पीड़ित, सामान्य जन जीवन जटिलताओं को कहानियों द्वारा आम जनता तक पहुंचाया जा सके। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि मानव पतन के गर्त में गिर सकता है तो वह आकाश गंगा में भी नहा सकता है। प्रेमचंद ने साफ महसूस किया कि बुराइयां आदर्शों के कृत्रिम आवरण में ढक दी जाती हैं, पर वे समाप्त नहीं होती हैं,
बल्कि वो नीचे नीचे बराबर पलती रहती हैं और पहले से भी ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेती हैं। प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, किसानों की दरिद्रता, इन सभी को सन 1930-32 के असहयोग व सविनय आंदोलन के उपरांत भी फलते फूलते देखा। आदर्श व यथार्थ का अपूर्व समन्वय विशेष रूप से प्रेमचंद की ऐतिहासिक रचनाओं में उपलब्ध हुआ, जहां वे त्याग, बलिदान, सेवा, उदारता जैसे आदर्श भावों के स्थापन हेतु देश के राष्ट्रीय इतिहास की छानबीन कर राजपूत स्त्री पुरुषों के प्रशस्ति गान व मुगलों के कम होते वैभव का दिग्दर्शन करवाते हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्राचीन वैभव का गुणगान नहीं करता। प्रेमचंद का स्वयं का कथन इसी तथ्य की पुष्टि करता है कि हम तारीख से ये सबक ना लें कि हम क्या थे, यह देखें कि हम क्या हो सकते थे। भूत हमारे भविष्य का रहबर कभी नहीं बन सकता। विषय वस्तु या कथ्य। दोस्तों, प्रेमचंद आधुनिक कहानी को पूर्ववर्ती कहानी से सर्वथा भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार प्राचीन कथा शिक्षाप्रद, धार्मिक, मनोरंजन व कौतूहल दर्शाती थी, पर सीमित मात्रा में इसके विपरीत आज की कहानी पात्रों के मनोविश्लेषणात्मक चित्रण द्वारा ही सार्थकता पाती है। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में जनसाधारण की समस्याएं, उनकी आकांक्षाएं, उलझने, पारिवारिक गुत्थियों की विस्तृत झांकी, संयुक्त परिवार विघटन, विधवा विवाह, दहेज प्रथा, बाल विवाह, घूसखोरी, अंधविश्वास, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, महाजनी सभ्यता की अमानवीयता, इन सभी को बहुत ही आत्मीयता से संजोया है। भारतीय जन चेतना में आया असाधारण परिवर्तन भी रचनाओं में लिपिबद्ध आपको देखने को मिलेगा। विशेष रूप से किसानों के विभिन्न प्रकार के भावों, राग द्वेष, रीति रिवाजों आदि को अपनी कहानियों ने बड़ी ही खूबसूरती से सहेजा है। प्रेमचंद के संपूर्ण कहानी साहित्य पर आर्थिक समस्याओं का प्रभुत्व भी कायम रहा, पर जो ये अर्थवैषम्य जीवन की ग्रंथि नहीं बना, क्योंकि यह एक समस्या है जिसका समाधान भी उपस्थित है। गरीबी और भूख ग्रामीण परिवेश की नग्न सच्चाइयां हैं, जिसको कफन में उघाड़ कर प्रेमचंद ने अंधविश्वासों व धार्मिक मूल्यों को नकारा है। इसी क्रम में पूस की रात, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, सदगत तीज जैसी कहानियां भी शामिल हैं। विषय वस्तु का स्वरूप प्रेमचंद इन शब्दों में निर्धारित करते हैं। उनके अनुसार कहानी में जो सामग्री उत्पन्न हो वह नग्न यथार्थ ना होकर यथार्थ जैसी लगनी चाहिए। कहानी संक्षिप्त हो और लेकिन साथ ही साथ रोचक भी हो। जो भी आप कहानी में वर्णन करते हैं उसमें गति हो, सर्वगुण पूर्ण हो, एक ही साथ बैठकर बैठक में सुनी जाने योग्य हो, पाठकों का मनोरंजन करने के साथ साथ समाज निर्माण में भी सहायक हो। प्रेमचंद घटना प्रधान कहानियों के स्थान पर चरित्र प्रधान कहानियों को अधिक महत्व देते हैं। आपने उनकी ईदगाह पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे बाल मनोविज्ञान को उन्होंने दर्शाया। नशा में धनी वर्ग की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति है, तो सवा सेर गेहूं व पूस की रात में महाजनी सभ्यता का विकराल रूप देखने को मिलेगा। बेटों वाली विधवा में बेटों का छल प्रपंच, यानी कि उनकी सभी कहानियों में भिन्न भिन्न समस्याओं के व्यक्तिकरण में सजीवता किस तरह से आई, प्रभाव से युक्त पात्रों के बाहरी संघर्ष व मानसिक अंतर्द्वंद्व सूक्ष्मता थी, उसको उन्होंने अपनी कहानियों में इतनी खूबसूरती से सजोया है कि वो कहानियां बिल्कुल सजीव जान पड़ती हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रेमचंद की संपूर्ण कहानियों को दोस्तों 3 कालों में विभक्त किया जा सकता है। वो है आरंभ काल, विकास काल और उत्कर्ष काल। आधुनिक कहानीकारों की तरह प्रेमचंद की कहानियों में विदेशीपन नहीं मिलेगा, अपितु ये विशुद्ध भारतीय संस्कृति की व्यापकता को सजोए हुए हैं। तभी तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहने को बाध्य हुए, प्रेमचंद के कथा साहित्य अध्ययन से आपको उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, आशा आकांक्षा, दुख दर्द, रीति रिवाजों को जानने में काफी सहायता मिलेगी। झोपड़ियों से महलों तक, खोमचे वालों से बैंकों और गांव से शहरों की रंगीनियों तक, अमीरों से लेकर कृषकों तक, आपको इतने कौशल पूर्वक व प्रामाणिक भाव से प्रेमचंद के अलावा कोई नहीं ले जा सकता। इतनी विविधता आपको अन्यत्र किसी भी साहित्य में देखने को नहीं मिलेगी।
तो दोस्तों जो भी प्रेमचंद की कहानियों को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा लगता है जैसे वो कहानी मानव जीवन या हमारे ही जीवन के आसपास घूमती है। प्रेमचंद का जो भी साहित्य है, कहानियां हैं, प्रेमचंद गांव और जो गांव के लोगों की मजबूरियां, गांव के किसानों की हताशा, गरीबी, इन सब के बहुत करीब है। प्रेमचंद ने गांव की जिंदगी को बहुत ही खूबसूरती से अपने साहित्य में उकेरा है। दोस्तों, प्रेमचंद की कला साहित्य के विविध आयामों पर हम अपने अगले अध्याय में और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।